Good evening, everyone. So, as you know, today I will start the next chapter, that is chapter number 8, and its name is gravitation. ये आपका चैप्टर ग्रेविटेशन है. 7 चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया है, इसके बाद में आएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, आपका पढ़ा हुआ है 9th क्लास का, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ग्रेविटेशन में जो टर्म आता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो एक मेरा लेक्चर है इस टॉपिक पर, तो दैट इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी. तो यू दैट ऑल्सो यू कैन सी टू अंडरस्टैंड इट बेटर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं? एज यू नो कि जो नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं सबके पास मास है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हो या मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हो. मास जब भी किसी भी चीज़ के पास होता है तो अपने मास की वजह से हमेशा वो दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है. भले ही वो फोर्स जो है वो विजिबल नहीं है, वो फोर्स जो है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, हमें दिखता नहीं है बॉडीज़ का मोशन, लेकिन फोर्स प्रेजेंट होता है. तो जैसे आप देख रहे हैं कि ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड यू, बोर्ड और फ्लोर और चॉक पीस, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें हम सारी चीज़ें एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, सारी चीज़ें. तो वो जो सारी चीज़ें फोर्स एक्सर्ट करती हैं उस पर डिपेंड इस बात पे करता है कि मोशन किसका दिखाई देगा. मोशन उसका दिखाई देगा जिसका मास कम है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ कर आए न्यूटन सेकेंड लॉ, उसमें F इज इक्वल टू ma एक रिलेशन आ रहा था. तो हमेशा जिस बॉडी का मास कम होता है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है. तो जैसे इन सारी चीज़ों के एक दूसरे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करने के अलावा भी एक और फोर्स प्रेजेंट होता है, बिकॉज हियर ऑल द थिंग्स आर ऑन द अर्थ. और अर्थ को भी अगर हम एक बॉडी ट्रीट करें तो जैसे मैंने बोला कि भी बोर्ड और फ्लोर के बीच में अट्रैक्शन, बोर्ड और वॉल्स के बीच में अट्रैक्शन है, तो बोर्ड और वॉल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके अलावा जो है वो बोर्ड का अर्थ के साथ भी अट्रैक्शन है, फ्लो और ये वॉल्स का अर्थ के साथ भी अट्रैक्शन है. तो इन सारी चीज़ों में जो सारी बॉडीज़ के बीच का फोर्स होता है जो एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रही है, वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करें तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हमेशा ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन नेचर. नेचर में या यूनिवर्स में आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं तो हमेशा जो दो बॉडीज़ हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स की स्पेशल कैटेगरी, की स्पेशल टाइप उसका है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यानी कि अगर ये जो दो बॉडीज़ हैं इनमें से एक को हम अर्थ से रिप्लेस करते हैं तो वही फोर्स का नाम बन जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. कोई अलग फोर्स नहीं है, बट जो जो उसका जो उसका इफेक्ट है वो अलग है. क्योंकि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया जाएगा तो आप ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ एक दूसरे की तरफ मोशन नहीं कर रही है, कैसा फोर्स लग रहा है. क्योंकि हमें तो फोर्स तभी दिखाई देता है जब बॉडीज मोशन करती हैं, लेकिन अगर वही फोर्स हम ग्रेविटी अर्थ के लिए हम बॉडी को अर्थ ट्रीट कर लेते हैं, बॉडी को अर्थ से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस कंडीशन में फोर्स विजिबल हो जाता है. इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसमें कुछ डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी का टाइप है लेकिन इफेक्ट अलग है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बाद में कुछ चीज़ें और देखी होंगी आपने कि जब भी अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो बॉडी अर्थ की तरफ फॉल होना स्टार्ट हो जाती है. इसके लिए एक वर्ड आपने पढ़ा था, फ्री फॉल. फ्री फॉल, फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. अंडर ग्रेविटी का मतलब अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जब कोई बॉडी जो है वो फॉल करती है फ्रीली, अपने आप से फॉल कर रही है, किसके अंडर? ग्रेविटी के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल. एक वर्ड आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है कि जब बॉडी अर्थ की तरफ फ्री फॉल करती है तो दैट एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, that acceleration which is produced in the body when it falls freely is called acceleration due to gravity. और acceleration due to gravity का एक सिंबल होता है, आपको याद होगा, स्मॉल g, और एक इसकी वैल्यू होती है अर्थ के लिए.
9.8 या फिर 10 भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो सेम यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, हर एक प्लैनेट के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इसके अलावा आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन भी याद होंगी। ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उनमें कुछ अल्फ़ाबेट्स को चेंज कर लेते हैं, जैसे एस एच में कन्वर्ट हो जाता है, ए जो है आपका वो सिंबल जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, उससे पहले क्योंकि वो आपने मोशन है ना स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट करके उसको पढ़ा है। उसके बाद इन चारों टॉपिक्स के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बेस है पूरा इसका, और जो साइंटिस्ट है जिसने इसमें वर्क किया है वो है न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने पूरी तरह से ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया, उसमें डिस्कवरीज की, उसके लिए लॉ बनाया। तो जो न्यूटन का लॉ है वो कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल का मतलब कि उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया जो सिर्फ ना कि अर्थ के लिए, हर एक प्लैनेट के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए काम करता है। यूनिवर्सल है उसकी, उससे अगर आप वैल्यूज फाइंड करेंगे तो वो किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए लिमिटेड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहले जो 2 बॉडीज हैं, मान लीजिए ये 2 बॉडीज हैं, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है लेट दैट इज r। दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। बॉडीज का मास अगर सेम होता है तो कहते हैं फोर्स इक्वल अपोजिट बराबर। वैसे हर एक केस में फोर्स इक्वल अपोजिट होता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि अगर फोर्स इक्वल अपोजिट है एक ही बॉडी दूसरे की तरफ क्यों चलती है अगर दोनों के मासेस अलग अलग हैं। तो वहाँ मैंने बता दिया सेकेंड लॉ का भी रोल होता है। ये तो थर्ड लॉ पर बेस्ड है। सेकेंड लॉ का रोल है कि एक्सेलरेट कौन करेगा, ये उसके मास पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो इन दोनों के बीच का फोर्स है इक्वल अपोजिट, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो फोर्स तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो फोर्स जो है वो पहली बार डिपेंड करता है दोनों के मासेस पे, क्योंकि अगर दोनों भारी हैं फोर्स ज़्यादा लगेगा, दोनों हल्की हैं फोर्स कम लगेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द 2 बॉडीज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन कर दें अगर तो इट बिकम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और जब ये साइन रिमूव करेंगे तो वन कांस्टेंट कम्स दैट इज कैपिटल G। ये आपका कहलाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नोटेड है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे ये G क्या होता है, तो वेयर G इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं चेंज नहीं होती है। स्मॉल जी चेंज होता है हर एक प्लैनेट पे, लेकिन कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11, और यूनिट कभी भी आपको फाइंड करनी हो तो जी की यूनिट के लिए जी का फॉर्मूला पहले बनाना होगा, वो होगा FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो FR स्क्वायर अपॉन m1 m2 का मतलब है F की यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर, पर m1 m2 kg स्क्वायर। तो G की वैल्यू और यूनिट ये। ओके, तो यहाँ तक आज आपको नोट करना है, कल से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।